Now we would like to start the next topic. First division. देखो हेडिंग डालिए लॉज ऑफ बुलियन जेम, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। मैं बता रही हूँ बुलियन अलजेब्रा क्या है। नो नीड टू गो, प्लीज गेट साइड। विजिबल है ना सबको? ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में देखते हैं हम लास्ट यूज योर मास्क, वेयर द मास्क, मास्क। बुलियन अलजेब्रा जो है वो बेसिकली एक टाइप की मैथमेटिक्स ही है, किसके लिए? लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। तो यू कैन से बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिक्स ऑफ अ फॉर द लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है, या ऑफ अ लॉजिक्स। लॉजिक्स का मतलब 0 1 पे काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिक्स, for logical operation. Operations. Next point लिखिए। For this mathematics have different law and theorems. Next point लिखिए। सिंप्लीफाई का मतलब है सॉल्व करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, ये देखिए सिंप्लीफाई का मतलब है सॉल्व करना। सिंप्लीफाई मतलब उसे सिंपल फॉर्म में लेके आना, ठीक है। क्या लिखा है? टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन, to simplify the complex Boolean expression and by using the expression and by using this expression it is easy to build, it is easy to build मतलब बनाना, to build spelling to build the logical circuit for given logical logic functions, अब आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में, आज मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगी। पहले आप सुनो, मैंने आपको 4 चीजें बताई इसके अंदर। पहली बात तो बुलियन अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा से इट्स टोटली क्वाइट डिफरेंट, पहली चीज, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा के अपने लॉज हैं, अपने प्रिंसिपल्स, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने जो आपको बताई, तीसरी चीज मैंने आपको ये लिखवाया है कि जो बुलियन अलजेब्रा है वो एक तरह की मैथमेटिक्स है, लेकिन वो मैथमेटिक्स अब सिंपल अलजेब्रा नहीं है, वो लॉजिक फंक्शंस पे केवल क्या यूज होती है, मतलब जो डिजिटल सर्किट को यूज करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें कोई रिक्वायरमेंट आई कि हमें इस तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, मतलब हमें जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसा, जैसे आपको प्रोजेक्ट कहा जाता है,
ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट कहा गया, किसी ने कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाइए, तो जैसे आपको प्रोजेक्ट कहा गया है तो वो प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, आपको ये पता होगा इसकी आउटपुट। सबसे पहले आपको होगा कि आपको क्या बनाना है। सपोज मैंने ऐसे कहा कि आपको ये कहा है कि रेलवे ट्रैक ऑपरेट बनाना, ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम बनाना, ठीक है, मतलब बैरिकेटर लगाना है वहां पे, गाड़ी आई बंद हो गया, गाड़ी नहीं है तो ट्रैक खुल जाए, ठीक है, ऐसे बनाना है। पहले आप इसको ऐसे समझिए। अगर आपको ऑटोमेटिक, अगर उसको ऑटोमेटिक बनाना है, तो मैनुअल होता है, जब बंदा खड़ा रहता है उसको खोलता रहता है, बंद करता रहता है। और आपने वहां पे देखा होगा मेट्रोस वगैरह में, और क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। तो उसमें जैसे आपके वहां पे मेट्रो के स्टेशन है, वहां पे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है, अपने आप की गाड़ी रुक जाती है, उसे रोकने की जरूरत ही नहीं होती है। तो इसी तरीके से रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम का जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे आपको कोई रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है और आपको ये देखना है कि जहाँ क्रॉसिंग वाला पुल है उसको वहाँ बैरिकेडर्स लगाना कि इजीली वो अपने आप बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली, नॉट मैनुअल, ठीक है। तो आपको उसकी आउटपुट देखनी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट समझ आ गया। अब वहाँ पे ऑटोमेटिक बनाने का मतलब क्या है कि वहाँ पे आप किसी ना किसी सर्किट को यूज करोगे ऑटोमेटिक, वहाँ पे आप उसकी प्रोग्रामिंग करोगे। समझ आ रही है मेरी बात? ये सब काम ऐसे ही होते हैं, इसलिए आपको मैं कोरिलेट कर रही हूँ कि आपको आगे क्यों पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर्स को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। तो वो जो चिप बनेगी, वो जो लॉजिक सर्किट बनेगा, अब हमें क्या पता वो सर्किट कैसे बनेगा, उसकी जो हमें जो वो ऑटोमेटिकली पुल बनाना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डंडा लगाया और वो बन गया। वो डंडा तब काम करेगा जब आपका ऑन ऑफ वो तब होगा जब उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से होगी, उसकी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करेगा वो जो आपने सिस्टम लगा रखा होगा, जो सर्किट लगा रखा होगा, उस सर्किट को हमें कितनी उसके अंदर वैरायटीज देनी है, कितने मिनट्स के बाद वो खुलेगा, वो कैसे आप सेंसर लगाओगे उसमें, ठीक है। आप सेंसर लगाओगे वहाँ कितने लोग, क्यों सेंसर ही लगाना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, तो समझ थोड़ा ना आ रहा है, वो तो एक चिप है, ठीक है। तो आपको वो सारा जो काम मैं बता रही हूँ कि जो सर्किट बनेगा वो सर्किट मैनुअली कोई सर्किट नहीं बनता, ठीक है। आपको छोटी अभी इस क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे बना लो वैसे बना लो, ऐसा कुछ नहीं बनता। आप कोई भी चिप उठा के देख लो, हर चिप में आपको ग्रीन कलर का एक बोर्ड मिलेगा, उस बोर्ड पे आपको ऐसे ऐसे गेमिंग सी मिलेगी, लाइन सी लगी हुई, वो सारी डिजाइनिंग है, दैट इज अ चिप डिजाइन, ठीक है। बेसिकली मेरा जो एमटेक है वो उसी के अंदर है, जो चिप डिजाइन है, ठीक है। फैब्रिकेशन इंडिया में बहुत कम होती है, अब आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाइना हमारे से बिल्कुल आइसोलेट हो गया, तो होपफुली कुछ 8 साल में 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अभी तो आपकी एज बहुत कम है, तो 8-10 साल में स्कोप यहाँ बढ़ जाए, ठीक है। अभी तक तो ये था बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्यों करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ के आपका ये भारत पेट्रोलियम है, सॉरी BHEL है, आपका बेल है, ठीक है। ये बहुत सारे आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपका जो टेलीफोनिक में है आपका बेल है, ठीक है, तो BSNL है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा, तब आपको पता है BSNL तो ऑलमोस्ट खत्म सही हो गया, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट कितने सालों से JTO की आई ही नहीं, ठीक है, जूनियर टेक्निकल टेलीकॉम ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि क्योंकि इंडिया में फैब्रिकेशन नहीं होता, यही एक रीज़न है कि चाइना की जो चीज़ है उस पर लिखा होता है 99 रुपीज़, अब आपको मिलती कितने की है, 200 रुपये की, 250 रुपये की, 300 रुपये ऐसे मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि जहाँ पे अगर वो फैब्रिकेशन अगर यहाँ पे हो भी रहा है तो उसकी कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखना जो मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट वो होगा, चीज़ होगी, वो थोड़ी सी महंगी होगी, समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि चाइना वगैरह में, जापान वगैरह में फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है, फैब्रिकेशन बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ के जो फोन्स, वहाँ के जो फोन्स हैं सारे, वो इसीलिए टैक्स वैक्स लग के इम्पोर्ट होके वो सब चीज़ें होके बहुत ज़्यादा क्या होती है, महंगा पड़ जाता है, समझ आ रही है मेरी बात? तो इंडिया इंडिया इज द हब ऑफ द डिज़ाइनिंग। ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं है, कंपनीज हैं, पर हमारे इतने इंजीनियर्स को ऑक्यूपाई करने के लिए वो कंपनियां इतनी सफिशिएंट नहीं है, वो इतनी इनफ कंपनियां नहीं है, समझ आई मेरी बात? अब आगे आगे तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मतलब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, देखो कितना सक्सेसफुल होता है, होगा ही, जितनी कमी है कुछ तो बढ़ेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि 100% एकदम अभी हो जाएगा, लेकिन आने वाले 20-30 ईयर्स में हम लोग किसी अच्छी डेवलप्ड कंट्री के बराबर खड़े होंगे, लाइक जापान और चाइना, ठीक है। चाइना और जापान में अपनी टेक्नोलॉजी है और है क्या, ठीक है।
तो मैं आपको ये बता रही थी कि उस सर्किट को हमें पता है कि वो कितना बड़ा सर्किट बनेगा। तो कितना बड़ा सर्किट बनेगा उस बैरिकेटर को ऑनलाइन करने के लिए रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम में, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसको अगर हम उसको सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे, पहली बात तो सॉल्व नहीं होगा। हम डायरेक्ट उस सर्किट को बनाना चाहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा बनना चाहिए, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो पता नहीं कितनी बार हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम हमेशा सिंप्लीफाइड मेथड को यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि घर में अगर शादी है, इसको मैं ऐसे बताती हूँ, घर में एक शादी, वो सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम ऐसा तो नहीं करते कि एक ही जना सारा काम करेगा, मतलब भाई है एक बस वही काम करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। वो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प लेगा, कजन्स की भी हेल्प लेगा, ठीक, कजन सिस्टर्स की भी हेल्प लेगा, ठीक है। घर में फादर भी काम करेंगे, बड़े ताऊ जी और जो भी सब काम करेंगे, ठीक है, चाचा। तो वही काम है कि अगर उसको एक जना करेगा तो होच पोच होगी और काम बिल्कुल भी सही, और ये नहीं पता उसमें कितनी कमियां रह जाएंगी। तो उस कमियों को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैंने यही चीज़ आपको लाइन लिखवाई है, we just use the Boolean algebra to simplify the complex functions। जटिल समस्याओं को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने के लिए हमें तो सर्किट डिजाइन करना है, उसमें 1000 गेट्स लगाने हैं मुझे। अब मैं 1000 गेट की सिंप्लीफिकेशन अलग अलग तो करूंगी नहीं, तो बहुत फिर उसको जोड़ती बैठती रह जाऊंगी। तो जो छोटा सा 10 दिन का प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है, अगर ये टेक्नोलॉजी को यूज ना करे या ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस ना हो तो एक प्रोजेक्ट को एक साल में ही बना पाएगा। एक प्रोजेक्ट के लिए से 2 लोग लगाने पड़ेंगे, तो फिर क्या तो उसकी फायदा होगा और कितने प्रोजेक्ट्स को बना पाएगा। समझ आई मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमें चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिले। तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस को वी जस्ट कन्वर्ट इनटू द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द Boolean algebra, and Boolean algebra is a mathematics of a logic functions which convert the which give the simplification of the logic functions which we want to be build up for the particular problem। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए सबको समझ आ रहा है क्या आप लोग? इतनी इंग्लिश सबको समझ आ रही है कि मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, समझ आ रही है, मिंगल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा क्या क्या कर सकता है, इसके क्या क्या लॉज है, आज हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। समझ आ गया मेरी बात? तो उन सर्किट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हमारा सबसे मेन टारगेट ये है, अगर आपसे वैसे नॉर्मली कोई पूछे कि बूलियन अलजेब्रा क्यों यूज होता है, बूलियन अलजेब्रा इसलिए यूज होता है कि ताकि हमारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस को, कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके उसको इजीली बिल्डअप कर सकें। आउटपुट तो वही मिलेगी जो कॉम्प्लेक्स से मिलेगी, और सिंप्लीफाई से भी वही मिलेगी। सिर्फ उसका फायदा ये होगा कि जो अंदर की वर्किंग है ना, वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, हमें आउटपुट बहुत सिंपल टर्म्स में मिल जाता है। अब देखो जैसे शादी होनी है, जैसे मैंने बताया कि काम आपने वो निपटा दिया, तो शादी बारात तो तब भी आएगी, खाना वो तब भी खाएंगे, लेकिन अगर वो इतना मैसी हो जाएगा तो रायता सा फैल जाता है कि ऐसा नहीं हुआ, काम हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वी जस्ट वॉन्ट टू बी सिंप्लीफाइड टू द लॉजिक, कॉम्प्लेक्स लॉजिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन सिंप्लीफाई। तो सिंपल सी बात है कि हमें जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट्स को हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना होता है, सो दैट वी कैन इजीली बिल्ड अप द प्रोजेक्ट और सर्किट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो वी जस्ट यूज द बूलियन अलजेब्रा। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 या 2 गेट कभी यूज नहीं होते। अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो चल रही है VLSI, पहले चलती थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब चल रही है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें कम से कम बिलियंस गेट एक ही चिप पे, आपको इतनी सी चिप पे डिजाइन होने, डे बाय डे चिप का साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ गेट्स उसमें इंक्रीज होती है। जैसे इसी रूम की बात करूँ, इस रूम में पहले 20 बच्चों की क्लास होती थी, फिर मैंने देखा, मैंने फर्नीचर कुछ इस तरीके से सेट किया, ये डबल वाला छोड़ के सिंगल चेयर्स लगा दी, जिसमें बैठने से आशीष बैठा हुआ, ठीक है। तो इसे मैंने करके 40 बच्चों की जगह बना दी। फिर मैंने कहा नहीं, ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैंने साइज और छोटा कर दिया बैठने का, बस बच्चा इजीली बैठ पाए। तो फिर मैंने वहाँ 100 की जगह कर दी। तो उसी रूम के अंदर फिर मैंने देखा कि अब यहाँ पे मुझे कम से कम 200 बच्चे बिठाने, मैंने क्या किया कि पूरी बेंच डाल दी, बेंच में लोग ज़्यादा बैठ पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारी टेक्नोलॉजी, डे बाय डे we are increasing the capacity to fabricate the gates on a single chip without increasing the size of the chip।
हम चिप का साइज नहीं बढ़ा रहे, हम बस कैपेसिटी बढ़ा के चले जाएंगे, और जितनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा होगी करंट की जाने की। और करंट के सब कुछ सारा काम करंट के जाने से होता है। हर काम किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं, ठीक है। करंट आपकी क्या करेगी, बढ़ती चलेगी। समझ आ गई मेरी बात। तभी तो आपके आज जो एलईडीज है, एलसीडीज है, आपका सिस्टम जो है कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर का सीपीयू बहुत छोटे छोटे से आने शुरू हो गए। जितने घर का आपका सेटअप बॉक्स होता है ना, उतने छोटे आपके सीपीयूज आते हैं। तो वो सीपीयू तो तब भी वही काम कर रहा था जो बड़े वाला था, जो पेंटियम वाला था ना, P3 P4 P5, ठीक है। फिर कोर टू ड्यू टू कोर, ड्यूअल कोर, i3 i5 i7 i9, ठीक है, i10। तो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आ रही है, वो डे बाय डे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है इसके अंदर। पहले वो काम इतनी बड़ी चिप पे हो रहा था, अब वो इतनी बड़ी चिप पे हो रहा है, फिर इतनी पे हो रहा है, फिर इतनी पे हो रहा है। तो फैन आउट सिस्टम सब आपने वही लगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। जितना जरूरी है उससे ज्यादा ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें जरा लिखिएगा वो कौन कौन से लॉज है, लिखिए। पहले लिख लीजिए बुलियन अलजेब्रा लॉज, बुलियन अलजेब्रा लॉज। एंड लो कैपिटल में लिखना है सब कुछ। ये समझना जरूर है क्योंकि आगे आप के मैथ्स पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, मैं तब नहीं बताऊंगा। एंड लो और लो नॉट लो, और एंड लो, और लो, नॉट लो, कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो। फिर लिखिए एसोसिएटिव लो। इसकी हिंदी कुछ नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आपकी हिंदी आपकी कुछ कितनी भी खराब हो, लेकिन आप ए को हमेशा ए ही बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको वही सिखाया गया, ठीक है। ए को ए बोलते हो तो ए सिखाया गया, तो आप इसको ऐसे याद कीजिए, आपको ऐसे याद करना। आपके बारे में चाहे हिंदी जितना मर्जी लिखो, लेकिन आपको टर्म्स हमेशा इंग्लिश में पता होनी चाहिए, इन माय ओपिनियन, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एक और लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो लाइन में छोड़ते जा रहे हो ना साथ में, हाँ दो लाइन छोड़ रहे होंगे ना, नहीं छोड़ रहे तो देख लो। फिर नेक्स्ट में लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और लिखिए एब्जॉर्प्शन लॉ। इसका यूज कम होता है, जो लास्ट के लॉ में बता रही हूँ, 6 तो बहुत अच्छे तरीके से यूज होते हैं। रितेश देख लें, यहाँ पर दिखाई दे एब्जॉर्प्शन लॉ, ये बहुत कम यूज होता है। और एक है इन्वोल्यूशन लॉ, ये तो यूज होता है। इन्वोल्यूशन ये तो यूज होता है, ठीक है। लिखा अब देखिएगा, मैं इसमें एक वेरिएबल को लेके चल रही हूँ। वेरिएबल होता है जैसे एक्स वाई जेड होता है, इसमें आप वेरिएबल ए यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप वेरिएबल ए यूज करते हैं, आप एक्स भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये देखिए एंड लो में क्या कहता है, ये एंड लो का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, सबको पता है, एंड मल्टीप्लाई और ठीक है। ये क्या होता है, मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। तो एंड लो क्या करता है कि आपने लिखा a.0, ठीक है, वेरिएबल ए लेके चलेंगे, मैंने अभी आपको बताया एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो a.0, ए में अगर आप 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, 0 जी। डन। नेक्स्ट है आपका a.1, क्या आएगा, ए, राइट।
फिर आपका आएगा a डॉट a, क्या आएगा a ही आएगा, a स्क्वायर नहीं है, जस्ट a। ऐसे अगर b डॉट b आ जाए, अभी तो मैं एक वेरिएबल से समझा रही हूँ, सुन लो। अगर पूरे दो वेरिएबल आ गए a डॉट a प्लस b डॉट b, क्या होगा a डॉट a का a ही हो जाएगा, b डॉट b का b हो जाएगा। जब आप a को तरफ से मान लेते हो 1 है, 1 डॉट 1 क्या होता है 1, डॉट का मतलब है मल्टीपल, दैट इज नॉट माइनस a डॉट a, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है a डॉट a बार, यू नोस वेरी वेल कि इफ a इज इक्वल टू 1 तो a बार वुड बी द कॉम्प्लीमेंट। अगर a आपका क्या है 1 है तो a बार क्या होगा 0 होगा, और अगर a 0 है तो a बार क्या होगा 1 होगा। तो अल्टीमेटली उसी का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। अगर वो वैल्यू जो भी वेरिएबल है, पहले बात सुन लो, मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा सुनोगे इतना ज्यादा क्लियर होगा। अब डिजिटल ऐसा लगेगा कि हमें तो नहीं छूने की जरूरत है, ठीक है। a हो गया, ठीक है, a बार हो गया, b है। अगर किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट साथ में है तो बस आप ये मान के चलिए वो उसमें 1 0 सोचने की जरूरत ही नहीं है। a के साथ में a बार भी दिया है, b के साथ में b बार भी दिया है, c के साथ में c बार भी दिया है। तो ऐसा नहीं होगा a हो गया a और डॉट b बार दिया हुआ है तब लेना देना नहीं है, ये भी समझना है। ये मैं भी समझाऊंगी, के में आप समझेंगे आप पीछे से। आपको उसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट a हो b हो c हो, उनका कॉम्प्लीमेंट मतलब a का a के साथ, b का b के साथ, c का c के साथ इंडिविजुअल, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर a 1 है तो a बार 0 हो जाएगा, और अगर a 0 माना हुआ है तो a बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आप उसको मल्टीप्लाई करो किसी वैल्यू को उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वैल्यू 0 ही आती है, तो ये वैल्यू होगी। आर यू क्लियर? नोट करो। एक अगर आपने जगह नहीं छोड़ी है ना, इसी के साथ में चारों रोज साथ में आ जाएंगे और इसको लिख कर डब्बे में बंद कर दूंगा, आपको याद रहेगा अलग से किसको मुझे याद रखेगा। हमेशा ऐसे करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, आप इसे करवाऊंगी आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। यहाँ देखो बच्चों, शुरू करो। देखो और नो में जैसे इसके अंदर किया है उसी का प्लस कर देते हैं। तो मैं पहला करती हूँ a प्लस 0, क्या आना चाहिए राइट। फिर है a प्लस 1, क्या आएगा a। फिर आएगा a प्लस a, क्योंकि a स्क्वायर का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 0 या 1 होता है, वो स्क्वायर वाले फंक्शंस पे चलता ही नहीं, ठीक है। इसके बाद है आपका a प्लस a बार। अब ये सोच के बताओ ये क्या होना चाहिए। अभी किसने बोला 1? हाँ बिल्कुल सही, a प्लस a बार। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब आप के मैप पढ़ोगे ना, अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, यहाँ के मैप आएगा, अगर आप ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे ना कि नहीं मतलब a प्लस a बार को a लिखूंगा, तो बस मैं खुद ही करते रह रहा हूँ, फिर तुम उलझते चले जाओगे। तो जो मैं बता रही हूँ आपको वही वैसा ही याद रखना, के मैप में आपको आगे समझ आएगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप उसमें ए लो उलझते चले जाओगे तो आप सर्किटों को भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। वो थ्योरम्स डी मॉर्गन थ्योरम्स इसीलिए दी गई है बुलियन में। समझ आ रहा है बच्चों? a प्लस a बार क्या हो जाता है, देखो a की वैल्यू अगर 1 है और a बार क्या है 0, तो क्या आंसर क्या आया 1 तो है। आप इसको a इसलिए नहीं लिख सकते कि आपको क्या पता कि a 1 था या a 0 था। मेरी बात सुनो, इसका भी मैं इसको समझाई देती हूँ 2 मिनट। देखो आप में से आगे लोग ये सोच रहे हो कि मैम a प्लस a बार में अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो मैं a भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। मैं इसका रीजन ही बता दूँ, ठीक है। इसका छोटा सा रीजन ये है कि अगर आई सपोज a की वैल्यू 0 है, अब जब सुनिएगा a की वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, राइट, एग्री। तो मैंने क्या किया 0 की जगह तो 0 रखा और प्लस 1 रखा, आंसर क्या आया 1। और 1 की वैल्यू क्या है
1 की वैल्यू क्या है a बार, समझेगा बेटा 1 की वैल्यू क्या थी a बार। आने मेरी बात समझ। अब दूसरी चीज समझिएगा, जरा से दूसरी चीज और समझिएगा कि मैंने ये कहा, अब मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। मैंने कहा a तो 1 है और a बार क्या है 0। तब मैंने क्या किया, a की जगह 1 रखा, a बार की जगह 0 रखा और आंसर क्या है 1। और इस बार आंसर इस बार 1 क्या है a है। तो अगर मैं इस टर्म्स में लिखूंगी वेरिएबल्स के टर्म में, तो वेरिएबल का मतलब है क्या, इट कैन बी चेंज। वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज। वेरिएबल आपका कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, बट द 1 2 3 वैल्यूज आर द कांस्टेंट, दे कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला है क्योंकि ये तो एक रूल हो गया, तो जनरल रूल हो गया आपका। इस रूल में अगर आप 1 फिक्स कर देते हो तो ये इसको भी सेटिस्फाइड करता है और इसको भी सेटिस्फाइड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? रितेश वहां पर देखो, यहाँ देखो, वो चलता रहेगा, उसमें बहुत जगह है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या नहीं है आशीष? a+1 वाला कौन सा? हाँ मैम वो a+1 बता। ये समझ आ गया? डन। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम है आपको a+1 है ना, तो देखिए a+1 बराबर a आना चाहिए, आपको इससे समझ आ जाना चाहिए। ध्यान रखिए 1+1 में भी 1 ही है, हाँ 0+1 में भी 1 ही आएगा, 0+1 में भी तो वैल्यू 1 ही आ रही है। तो उस 1 को मैंने क्या माना है कि आप किसी भी तरीके से जोड़ो, a चाहे आपका 0 हो और चाहे आपका 1 हो, तो वैल्यू 1 ही आएगी, तो उसे हम a ही लेके चलते। वो कह रहा है कि चाहे a तो चाहे आपका 0 हो, ठीक है, और चाहे आपका क्या हो 1+1 हो। 0 कैसे हो जाएगा, 1 ही है ना, ये फिक्स है। यहाँ पे a+0 भी तो मैंने पहले ले लिया, समझ आ रही है? क्लियर है? नोट करो जल्दी से। तुम ये वाला कह रहे हो ना a+1 वाला? जी मैम। अच्छा आप यहाँ सुन लो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट नोट मत कर रहे a+1 इज इक्वल टू a। आप क्या कह रहे हो कि जिस लॉजिक से हमने अभी किया है उस लॉजिक से क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये 1 ही होगा। a+1 के लॉजिक के हिसाब से ये 1 ही होगा, क्यों? क्योंकि a कैन बी चेंज। आपका कहना मतलब ये है कि मैम अगर मैं यहाँ पे a रखता हूँ, ठीक है, ये तो एक लॉ हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्निफिकेंस देते हैं कि a बराबर पहले 0 रखा, ये तो कह रहे हो ना जैसे मैंने अभी समझाया 0+1 बराबर क्या चाहिए 1। ये तो एक सिग्निफिकेंस हो गया, दो ही वैल्यू हो सकती है इस वेरिएबल की, और a बराबर क्या होगा 1 हो गया, ठीक है। अगर मैंने a बराबर क्या लिया हुआ है 1 लिया, तो 1+1 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये है कि मैम जैसे आपने पीछे कहा कि वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज, तो अगर आप यहाँ पे a रखोगी तो वो a की वैल्यू फिर फिक्स करनी पड़ेगी, फिर वो इसको फुलफिल नहीं करेगी, क्योंकि एक बार तो एक आप 0 ले रहे हो और एक बार आप 1 ले रहे हो। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये तो आपका लो हो गया, 0+1 वैल्यू 1 है, मैंने 1 को क्या ले रखा है, सॉरी a को मैंने 0 ले रखा, तो यहाँ तो वैल्यू 1 ही रहेगी, ये a हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैंने 1+1 किया, दूसरे मैंने a बराबर 1 लिया था, तो यहाँ वैल्यू a हो जाएगी, तो ये दोनों बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ना करते हुए मैंने वैल्यू 1 ली, उससे फायदा क्या हुआ 0+1 भी बनाया, और जब मैंने a = 1 लिया तो 1+1 भी बना। समझ आया मेरी बात? देखो जिनका दिमाग नहीं चल रहा उन्हें दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि आधे बच्चों का दिमाग ऑलरेडी चल चुका था करते हुए। समझ आई मेरी बात? तो ये रहेगा a+1 बराबर क्या रहेगा 1, a नहीं 1। अरे भैया तो बताया, यही तो कह रहे थे, तो वो यही तो कह रहा था कि अगर a+1 को अगर आप a रखोगी तो a तो फिर से वेरिएबल हो गया ना, और a की वैल्यू फिर आपने फिक्स थोड़ा ना कर दी है, वो वैल्यू कभी भी 0 भी हो सकती है, कहीं जाके वो 1 भी हो सकती है, हो सकता है नोट गेट लगाओ और एक बार हो सकता है वहाँ एंड गेट लगाओ,
तो फिर क्या करोगे, एक बार तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक बार दूसरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक बार तो आउटपुट 1 आएगी और एक बार आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो उसको थोड़ा ना फिक्स कर सकते हैं, वो वही तो कह रहा है। समझ आ गई नहीं? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नॉट लो। नॉट के आगे लिखिएगा जरा, एक लाइन है कि जगह है, आपको पता है, सुनो छोड़, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, आपकी हर वैल्यू का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी आप हमेशा क्या करते हो, ये करते हो, यू जस्ट प्लेस द बबल ओवर हियर एट द आउटपुट, ठीक है। अगर आप इसे हटा दोगे तो दिस इज नॉट द नॉट गेट, ये नॉट गेट है, दिस इज जस्ट अ बफर, ठीक है। अब ये नॉट गेट है, ठीक है। नॉट गेट में देखिए सिंपली नॉट गेट में 0 बार लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 लोगे तो 0 आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, ए लिया तो ए बार आएगा और ए बार लिया तो ए आएगा, ठीक है बच्चों। एक चीज मुझे इसमें बतानी है, पहले करो, ये इतना लिखो है, इसके अंदर थोड़ा सा और लिखो। इसे ना आप और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, इस वाले लिखो, इफ a इक्वल टू 1, इफ अलग पेज पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a इक्वल टू 1 देन a बार इक्वल टू 0। इफ a इक्वल टू 1 देन a बार इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखिए, इफ a बार और आपको उल्टा पता है, अगर a बार आपका क्या होगा, 0 होगा, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैं आपको जरा एक चीज और बता दूं, देखिए उसी के आगे वहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इस टाइम कहाँ से आ रहे हो, बैठ जाओ, देखो a बार अगर है ना, देखो a बार है, देखना अगर a बार है, उसके बाद आपने एक और बार लगा दिया, a कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आपने a कॉम्प्लीमेंट और लगा दिया, तो वो वैल्यू अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू बन जाएगी। अगर आपने किसी भी वैल्यू के ऊपर x y z कोई भी वेरिएबल है, उसमें एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, इस पे अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट और लगा दोगे, ठीक है, तो वो वैल्यू अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, ठीक है। जैसे इफ यू से कि b है तो b बार था, ठीक है, अगर इसमें एक और कॉम्प्लीमेंट होगा तो इट विल गेट अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। समझ आ गई मेरी बात? तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपकी a बार की वैल्यू 0 थी, a बार की वैल्यू 0 थी, तो अगर आपने इसमें एक और बार लगा दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ आ रही है बात? आई नहीं आ रही, वो वैल्यू लिख लीजिए इसको, a बार, ये वाला